हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सिक्कर। और अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा था, काफ़ी कुछ अपने पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक अपना है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा थर्ड चैप्टर से लिंक आएगा इस टॉपिक का। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है, वो चीज़ समझना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो अपने को पता ही होता है क्या होता है गैल्वेनोमीटर, कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है उसको डिटेक्ट करने का काम ये करता है। उसको डिटेक्ट कौन करता है? गैल्वेनोमीटर करता है। ये अपने पोटेंशियोमीटर में बहुत अच्छे से देखा था कि यदि डिफ्लेक्शन आता है तो करंट फ्लो हो रही है और नहीं आता तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, गैल्वेनोमीटर का काम होता है किसी भी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करना कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। अब वो गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, क्या उसके अंदर मटेरियल ऐसा क्या होता है, या उसके अंदर किस तरह से मैकेनिज्म काम करती है कि उसमें डिफ्लेक्शन आता है, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे इसके अंदर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स टू डिटेक्ट द करंट इन ए सर्किट। ठीक है, इसका काम तो क्या हो गया, सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना। अब इसका प्रिंसिपल यदि अपन देखें तो इसका प्रिंसिपल क्या आएगा? इसका प्रिंसिपल ये आएगा कि यदि किसी कोइल के अंदर, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर हो, उसमें यदि करंट फ्लो होती है और वो यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है। उस टॉर्क का अपने पास में फॉर्मूला ये था NIAB साइन एल्फा। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला था NIAB साइन एल्फा। तो किसी भी करंट कैरिंग कोयल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क काम करता है NIAB साइन एल्फा। ये इसका प्रिंसिपल है, जिसको अपन बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो कोयल जो होती है उसको डिफ्लेक्ट करने का या रोटेट करने का काम करता है। ठीक है, अब मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर भी अपने पास में दो तरह के हैं, दोनों तरह के अपने कोर्स में है और अपन दोनों तरह की स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मैं एक ही बताऊंगा, दूसरे की केवल कंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ। मैकेनिज्म जो है वो दोनों की सेम है। ठीक है, सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड का मतलब सस्पेंड हुई हुई है। सस्पेंड मतलब वो सस्पेंड नहीं, सस्पेंड मतलब हैंग हुई हुई है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन यदि अपन देखें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। प्रिंसिपल और अपन ने वर्क देख लिया। वर्क तो क्या हो गया, करंट को डिटेक्ट करना, और प्रिंसिपल क्या हो गया कि यदि किसी करंट कैरिंग कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करने लग जाता है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, साथ के साथ सुनते भी चलना। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, मेरे पास में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का रेक्टेंगुलर या सर्कुलर फ्रेम होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने मान लिया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है रेक्टेंगुलर या सर्कुलर फ्रेम। इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मेनी नंबर ऑफ टर्न्स में इंसुलेटेड कॉपर वायर से इसको वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, ये मान लो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से अपन क्या कर रखे हैं, अपन ने इसकी वाइंडिंग कर रखी है। इंसुलेटेड क्यों ले रखे हैं, ताकि क्या होगा, यदि एक वायर दूसरे वायर को टच करता है तो उसमें करंट जो ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से इंसुलेटेड कॉपर वायर जो होते हैं वो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स में अपन क्या करेंगे, इसको वाइंड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पर इसमें एक अपन ये बोल सकते हैं एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा दिया। ठीक है, इनके यूजेस क्या है वो अपन आगे डिटेल में देख लेंगे। ये कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, इस वायर को नाम देते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ठीक है, इसको नाम दिया जाएगा फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पे एक टर्मिनल लगा हुआ होता है। ठीक है, या फिर इसको यूँ बोल सकते हैं यहाँ पर एक टॉर्जन हेड लगा हुआ है जिसको नाम दिया जाता है टॉर्जन हेड। ठीक है, फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक टर्मिनल लगा हुआ होता है। इस टर्मिनल को नाम दिया जाता है टर्मिनल T1, इसको नाम दिया जाएगा टर्मिनल T1। ठीक है, और फिर आगे ये वायर रहता है, तो वायर इस तरह से कनेक्ट होता है। जैसे ऊपर की तरफ है वैसे कुछ नीचे भी कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे क्या लगी हुई होती है, एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, इसको नाम दिया जाता है स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। और यहाँ से एक और टर्मिनल लगा हुआ होता है, इस टर्मिनल को अपन नाम देते हैं टर्मिनल T2। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है, इसको क्या नाम देंगे,
इसको नाम दिया जाता है टर्मिनल T2, दे दिया। फिर उसके बाद में ये पूरा जो लूप है या पूरा जो वायर है या पूरा जो सेटअप है, इस पूरे सेटअप को अपन एक अजीबोगरीब मैग्नेट के बीच में डाल देते हैं इस तरह की, ठीक है। ये मैग्नेट है जिसको नाम दिया जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप हॉर्स के शू की तरह होती है, ऐसे, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, ऐसे। तो ऐसी ये मैग्नेट है। उसके बाद में क्या है, इसके अंदर की तरफ एक कोर होती है जिसको नाम दिया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। इसको नाम देंगे अपन सॉफ्ट आयरन कोर। ये इस तरह से एक कोर लगी हुई है जिसको नाम देंगे अपन क्या, इसको नाम दिया जाएगा सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है, ये फ्रेम है, और इस फ्रेम के ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये वायर्स लपेटे हुए हैं। ये अपना फ्रेम हो गया। और ये क्या है अपने पास में, ये अपने पास में है इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। तो ये पूरा जो सेटअप दिख रहा है, इस सेटअप को अपन बोलते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर से देखना, ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कंस्ट्रक्शन देखना। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का अपने पास में एक फ्रेम है, उसके ऊपर अपन ने कॉपर वायर लगाए हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स में लगा रखे हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स में अपन ने इसके ऊपर वायर्स लपेट रखे हैं। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ये जो दिख रहा है इसको अपन नाम देते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। इनके यूजेज क्या है वो अभी अपन देख लेंगे। ये कॉनकेव मिरर है। फिर यहाँ पे एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है, यहाँ टॉर्जन हेड है, यहाँ टर्मिनल T1 है, नीचे की तरफ एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे टर्मिनल T2 है। और इन दोनों को क्या कर रखा है, इस पूरे को अपन ने एक हॉर्स शू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जिनको बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना हुआ है, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखो ये काम क्या करता है, और ये सब सारी चीज़ें क्या है वो चीज़ समझना। मेन तो इसमें रोल रहेगा सॉफ्ट आयरन कोर का, और ये हॉर्स शू मैग्नेट जो बनी हुई है, ये हॉर्स शू मैग्नेट की शेप का, ठीक है। मेन काम अपने क्या रहेगा, इसकी शेप ऐसी क्यों ली गई है हॉर्स शू की तरह, और ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया गया है, ये कॉनकेव मिरर क्यों लगाया है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर क्यों लगाया है, ये टॉर्जन क्यों लगाया है, और ये टर्मिनल T1 T2 क्यों लगाए हैं, और ये स्प्रिंग्स अपन ने क्यों लगाई है, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को। जैसे ही यहाँ पर ये जो हॉर्स शू मैग्नेट और सॉफ्ट आयरन कोर जो है, इनका काम क्या होता है, अब इसकी वर्किंग समझो किस तरह से काम करता है। जैसे मान लो अभी ये अपनी सॉफ्ट आयरन, अभी जो अपने पास में कोयल है, वो कोयल ऐसे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल। फिर जैसे ही ये कोयल रोटेट होना शुरू हो जाती है, करंट आना शुरू होगी तो क्या होगा, टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये कोयल रोटेट होना शुरू हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी रोटेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन, अपने पास में सॉफ्ट आयरन कोर और ये हॉर्स शू मैग्नेट दोनों मिलके क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में नहीं रहती हमेशा इधर की तरफ, वो क्या करता है, जैसे जैसे कोयल रोटेट होती है वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, रोटेट होने लग जाता है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को नाम दिया जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो ये दोनों का काम क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट का और सॉफ्ट आयरन कोर का, इसका काम ये है हमेशा यहाँ पर एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना के रखते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यदि कोयल रोटेट भी हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट हो जाएगा, और वो हमेशा इसकी सरफेस के पैरेलल ही रहेगा। तो सरफेस के पैरेलल है तो एरिया से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। चाहे कैसी भी पोजीशन हो, चाहिए ऐसे भी हो जाएगा ना, तो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, यानी कि हमेशा इसके पैरेलल ही रहता है। यानी कि हमेशा ही हमेशा, चाहे ये कोयल कैसे भी हो, हमेशा ही हमेशा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से अपने पास में जो फॉर्मूला था 2 = NiAB sin अल्फा। तो जैसे ही इस टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 में, टर्मिनल T1 से करंट इंटर होती है, ऐसे फ्लो होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, लास्ट में जाकर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो टर्मिनल T1 से तो करंट इंटर होगी, टर्मिनल T2 से करंट बाहर निकलेगी। जैसे अपन ये बोलते हैं, जैसे मान लो मुझे इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को पता करना है, या करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही पता करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ऐसे होता है। तो करंट यहाँ से आई करंट, इस यहाँ पे जो टर्मिनल था
ये टर्मिनल T1, यहाँ से तो करंट इंटर हुई और यहाँ से इसमें फ्लो होती हुई करंट यहाँ से टर्मिनल T2 से बाहर निकल गई। तो यहाँ तो टर्मिनल T1 और यहाँ टर्मिनल T2 है। समझ में आ गई चीज़? ठीक है, तो टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 ही अपने पास में आ गए। तो यहाँ से करंट इंटर हो रही, यहाँ से करंट बाहर निकल गई। तो इस तरह से अपन ने इस अरेंजमेंट को, ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, ये वाला गैल्वेनोमीटर जो अपन लगाते हैं। क्लियर? अब समझो, जब करंट इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगी, तो जैसे ही इस कोयल के अंदर करंट फ्लो होना शुरू होती है, अपन ये बोलते हैं दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करने लग जाते हैं। जो अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करने लग जाते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती है। याद हो तो अपन ने देखा था ऐसा कुछ। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कोयल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई थी, तो एक फोर्स तो इस पर ऐसे काम कर रहा था, एक फोर्स इस पर ऐसे काम कर रहा था, एक फोर्स इस पर ऐसे काम कर रहा था जो 90 डिग्री पे था, और एक फोर्स इस पर ऐसे काम कर रहा था, ये भी 90 डिग्री पे था। ठीक है, तो ये कोयल इन दोनों, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे थे, इन दोनों फोर्सेस के कारण से रोटेट होना शुरू हो रही थी, यानी कि इसमें टॉर्क लगना शुरू हो रहा था। टॉर्क का फॉर्मूला आया था NIAB sin अल्फा। तो जैसे जैसे रोटेट होना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे इसके अंदर जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, वैसे ही इसके अंदर टॉर्क लगना शुरू हो जाता है, और उस टॉर्क के कारण क्या हो जाएगी, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ये रोटेट होना शुरू होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ साथ में रोटेट होना शुरू हो जाता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा सरफेस के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, यानी कि एरिया से हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जब अल्फा जो एंगल होता था वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही होता था। ठीक है, तो एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कितनी रहती है, 90 डिग्री रहती है। इसका मतलब अपन बोलेंगे यहाँ पे NIAB sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि टॉर्क हमेशा कितना लगेगा, NIAB। और ये जो टॉर्क है इसको अपन बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस कॉइल को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए अपन इसको नाम देते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो अब यहाँ से समझना इसके अंदर कि जो इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है वो हमेशा क्या, मैक्सिमम ही है, बिल्कुल मैक्सिमम है, क्योंकि अल्फा हमेशा 90 डिग्री है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, जिसको अपन नाम देते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो हमेशा क्या होगा, NIAB sin 90, यानी कि टो डिफ्लेक्टिंग जो होगा वो हमेशा ही कितना होगा, NIAB हो जाएगा। अब समझो, अब जब ये रोटेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये जो वायर है फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, इसमें एक तरह से ये मान लो ऐसे है, ये तो कोयल हो गई। ठीक है, यूँ समझना इसको कि अपन ने मान लिया कि ये तो अपने पास में कोयल है और ये वायर है। ये जैसे जैसे रोटेट होती है, ये जो वायर है, इस वायर में एक तरह से यूँ अपन बोल सकते हैं, इस वायर के अंदर बलेठे आना शुरू हो जाते हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बल आना। ठीक है, बल आना शुरू हो जाता है। बल आने का मतलब इसके अंदर ये वायर भी ऐसे मुड़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये वायर इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो वायर नहीं घूम रहा है इसके साथ में, वायर में तो ऐंठन आना शुरू हो जाती है, जो वायर को वापस अपनी, इस कोयल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। अब इसमें जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा उतना ही ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। उसको नाम देते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ये वापस इसको घुमाने की कोशिश करता है। यानी कि ये जो वायर लग रहा है, वायर फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, टॉर्जन हेड ये क्या कर रहे हैं, टॉर्जन हेड ये क्या कर रहे हैं, इसको वापस रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये जो लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रहे हैं। यानी कि मैं बोल दूँ कि रीस्टोरिंग जो लग रहा है उसका वो डायरेक्टली किसके होगा, वो डायरेक्टली किसके होगा, जितना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, फिर जितना ज़्यादा मैं इसको घुमा दूंगा उतना ही तो ज़्यादा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग डायरेक्टली किसके हो गया, थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ से आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, तो रीस्टोरिंग इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सी थीटा। ठीक है, जहाँ पे सी जो है उस सी को अपन बोलते हैं टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, सी को बोला जाता है टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो रीस्टोरिंग इक्वल हो जाएगा सी थीटा। तो एक तो इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, वो तो करंट के कारण लग रहा है ये वाला, और एक इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, वो स्प्रिंग के कारण और इस वायर के कारण लग रहा है। ठीक है, तो जब दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, भी डिफ्लेक्टिंग ज़्यादा होगा तब तो इधर जाता रहेगा, रीस्टोरिंग ज़्यादा हो गया तो इधर आता रहेगा। लेकिन जैसे ही दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन में कोयल जो है वो उतनी ही डिफ्लेक्ट होके रुक जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, डिफ्लेक्टिंग और रीस्टोरिंग। उस कंडीशन में कोयल में डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगा और वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन बोलेंगे कि रीस्टोरिंग जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा,
तो डिफ्लेक्टिंग के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, तो रीस्टोरिंग तो कितना है सी थीटा और डिफ्लेक्टिंग कितना है NIAB आ जाएगा। यहाँ से यदि मैं आई की वैल्यू निकालूं तो आई इक्वल टू क्या होगा, देखो C/NAB इंटू थीटा हो जाएगा भाई। NAB नीचे चला जाएगा तो C/NAB इंटू थीटा। फिर C भी कांस्टेंट है, C क्या है, टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। जितनी ज़्यादा स्प्रिंग हार्ड होगी उसका टॉर्जन कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है भाई, हार्ड स्प्रिंग भी होती है, सॉफ्ट स्प्रिंग्स भी होती है, जितनी ज़्यादा स्प्रिंग हार्ड होती है उसका टॉर्जन कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो C कांस्टेंट, N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इसको एक अलग से नाम दिया जाता है K थीटा। तो अपने पास में फॉर्मूला ये आता है, यहाँ पे K जो है इसको बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, टर्म है याद रखना है। तो यहाँ से K कांस्टेंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ I डायरेक्टली किसके हो गया, थीटा के। यानी कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। तो नॉन चीज़ है भाई, इसके अंदर जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगी उतना ही तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो डायरेक्टली किसके होता है, करंट के। तो यहाँ पे थीटा जो है, इस थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा क्या चीज़ है एक्चुअल में, ये डिफ्लेक्शन एंगल है कि अपनी वो इनिशियल पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो करंट फ्लो आएगी तो डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो आई डायरेक्टली अपने पास में किसके हो गया, थीटा के। या फिर आई इक्वल टू अपने पास में एक फॉर्मूला ये आ गया, आई इक्वल टू C/NAB इंटू थीटा। ठीक है, बहुत बार तो सीधे सीधे फॉर्मूले आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। C की वैल्यू दे देंगे, N की वैल्यू दे देंगे, A की वैल्यू दे देंगे, B की वैल्यू दे देंगे, थीटा की वैल्यू दे देंगे, आई पूछ लेंगे। ठीक है, ये आई और ये तीन चारों चीज़ें दे देंगे और थीटा पूछ लिया जाएगा। तो कोई सी भी 1 2 3 4 5 6 अननोन चीज़ें हैं, 6 अननोन चीज़ों में से 5 चीज़ें अपन को मिलेगी और एक वैल्यू अपन से पूछ ली जाएगी। ठीक है, अब देखो उसके अंदर ये तो अपने पास में फॉर्मूला आ गया, आई इक्वल टू K थीटा है, आई डायरेक्टली थीटा। अब ये आता है कि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो अपन ने देख ली क्या क्या कर रहे थे। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, अब इसमें जो डिफ्लेक्शन एंगल आ रहा है थीटा, वो थीटा कैसे तो निकालेंगे अपन, वो थीटा कैसे निकाला जाएगा, वो थीटा कॉनकेव मिरर की हेल्प से निकाला जाता है। इसको बोलते हैं लैंप स्केल अरेंजमेंट। ठीक है, लैंप स्केल अरेंजमेंट की हेल्प से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वो लैंप स्केल अरेंजमेंट क्या है वो अपने सिलेबस में नहीं है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। बस कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, कॉनकेव मिरर थीटा की वैल्यू जो डिफ्लेक्शन एंगल आ रहा है उस डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू को निकालने में हेल्प कर रहा है। और ये डिफ्लेक्शन एंगल निकाला किससे जाता है, कौन से मेथड से निकाला जाएगा, लैंप स्केल अरेंजमेंट मेथड से। ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है थीटा उसकी वैल्यू को निकाल लिया जाएगा। क्लियर, तो ये तो अपने पास में कुछ फॉर्मूले आ गए। अब उसके बाद में इसमें कुछ और फॉर्मूले आते हैं जिसको नाम देते हैं, एक तो अपन सेंसिटिविटी। ठीक है, और सेंसिटिविटी भी दो तरह की होती है, एक तो होती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये हो गया कि बहुत ही मिनिमम करंट से भी यदि इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, बहुत ही माइनर सी करंट से भी यदि इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है तो इसका मतलब वो हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, वे सेंसिटिविटी कब पता चलेगी कि बहुत हल्की सी मैंने इसमें करंट फ्लो करवाई और इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, इसका मतलब सेंसिटिव है। ठीक है, तो यूनिट करंट से भी इसमें डिफ्लेक्शन यदि आ जाता है तो उसको अपन नाम देते हैं सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं SI से, और SI कितना हो जाएगा, θ/I। मिनिमम करंट से भी यदि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है तो उसको अपन नाम देते हैं सेंसिटिविटी θ/I। अब यहाँ से देखो θ/I यदि मैं करूँगा तो ये K नीचे चला जाएगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/K। तो θ/I को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/K। और 1/K किसके इक्वल है, अपने पास में K किसके इक्वल आया था, यदि इस फॉर्मूले से देखें तो K अपने पास में इक्वल आया था C/NAB आया था। C/NAB को ही अपन ने क्या माना है, K। तो 1/K क्या हो जाएगा, NAB/C। तो ये आ जाएगा NAB/C। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी के 3 फॉर्मूले अपने पास निकल के आए, θ/I या 1/K या NAB/C। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, नंबर 2 अपने पास में आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, वही चीज कि मिनिमम करंट से, मिनिमम पोटेंशियल से यदि हाई डिफ्लेक्शन आता है तो उसको अपन नाम देते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी।
थीटा अपॉन वी। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो थीटा इक्वल्स टू एस वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन आई आर। ठीक है, और थीटा अपॉन आई क्या चीज़ थी, एस आई। ठीक है, या 1 अपॉन के, तो मैं बोल दूंगा 1 अपॉन के आर हो जाएगा फॉर्मूला। और 1 अपॉन के आर को और आगे बढ़ाएं तो क्या बोल सकते हैं अपन, एन ए बी अपॉन सी आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के जो फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं थीटा अपॉन वी या थीटा अपॉन आई आर या 1 अपॉन के आर या एन ए बी अपॉन सी आर। इसको नाम दिया जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो सेंसिटिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, किस किस पे डिपेंड करती है। देखो यदि अपन बात करें सेंसिटिविटी की तो डायरेक्टली तो है नंबर ऑफ टर्न्स के, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे इसके अंदर उतनी ही ज़्यादा ये हाई सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि टॉर्क उतना ही ज़्यादा लगेगा। वे नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे टॉर्क उतना ही ज़्यादा लगना है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका एरिया रहेगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा लगेगा, इसलिए एरिया ऑफ कॉइल के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही देखेंगे तो सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगेगा, तो जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतनी तेज़ी से डिफ्लेक्ट होगी। तो सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्जन कांस्टेंट के। ठीक है, सी के टॉर्जन कांस्टेंट। तो ये अपन जानते ही हैं कि जितनी ज़्यादा हार्ड टॉर्जन कांस्टेंट क्या होता है, जितना ज़्यादा टॉर्जन कांस्टेंट होगा स्प्रिंग उतनी ही हार्ड होती है, यानी कि डिफ्लेक्शन उतना ही कम आ पाएगा। ठीक है, रीस्टोरिंग उतना ही ज़्यादा लग जाएगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि जितनी ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग ले लोगे उतना ही धीरे धीरे डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि सेंसिटिविटी उतनी ही कम रहेगी। ठीक है, तो ये तो अपने पास में सेंसिटिविटी की डिपेंडेंस आ गई। अब नंबर 3 इसके अंदर आता है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट क्या चीज़ होती है, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और फिगर ऑफ मेरिट इज द इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी फिगर ऑफ मेरिट उतना ही कम हो जाएगा। तो अब इसके फॉर्मूले यदि अपन निकालना चाहें फिगर ऑफ मेरिट के, तो सेंसिटिविटी के जो फॉर्मूले हैं उसके जस्ट रिवर्स कर दो, और रिवर्स से किसके आ जाएंगे, फिगर ऑफ मेरिट के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आई अपॉन थीटा, और ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा सी अपॉन एन ए बी। इसको अपन बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो ये जो कॉइल आती है इसको अपन नाम देते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है पूरा, कोई डाउट है इसके अंदर? सबसे पहले अपन ने इसका वर्क देखा कि ये क्या करता है, करंट को, किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। सेकंड अपन ने इसका प्रिंसिपल देखा। प्रिंसिपल क्या हो गया कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर या मान लो एक लूप के अंदर करंट फ्लो करवाई जाती है तो उसके अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करता है NiAb sin अल्फा। थर्ड अपन ने देखा इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हॉर्स शू मैग्नेट है, उसके अंदर अपन ने रेक्टेंगुलर फ्रेम, नॉन मैग्नेटिक एक फ्रेम लिया है, उस नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिए। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का काम होता है लैंप स्केल अरेंजमेंट की हेल्प से डिफ्लेक्शन एंगल थीटा की वैल्यू को पता करना। फॉस्फर ब्रोंज वायर है और स्प्रिंग है, ये क्या करती है, रीस्टोरिंग टॉर्क को जनरेट करती है। टॉर्जन हेड लगाए जो रीस्टोरिंग टॉर्क में काम करता है। टर्मिनल T1 से करंट इंटर होती है, टर्मिनल T2 से करंट बाहर निकलती है। हॉर्स शू मैग्नेट को लिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में रहे। तो इसके अंदर कई बार ये पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को नाम देते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कौन बना पाता है, एक तो ये सॉफ्ट आयरन कोर और ये हॉर्स शू मैग्नेट, वो हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी कि यदि कोयल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, जैसे जैसे कोयल रोटेट होगी मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट हो जाएगा। यानी कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है NiAb sin 90, तो टो डिफ्लेक्टिंग हो जाएगा NiAb, और फिर टो रीस्टोरिंग, जो इसको रीस्टोर वापस जैसे डिफ्लेक्ट हुई है तो वापस इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं टो रीस्टोरिंग। और जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग लगेगा। क्यों, स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचते हो उतना ही तो ज़्यादा तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, एक तो हल्की सी स्प्रिंग को खींची, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बहुत कम लगा, यानी कि स्प्रिंग बहुत कम फोर्स से रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है, और जितना ज़्यादा खींच लोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि रीस्टोरिंग टॉर्क अपन को फील होता है। तो टो रीस्टोरिंग डायरेक्टली हो गया थीटा इक्वल्स टू सी थीटा, जहाँ पे सी जो होता है इसको बोलते हैं टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जितनी ज़्यादा हार्ड होगी सी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी। फिर जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो अपनी जो कोयल है डिफ्लेक्टिंग तो इधर कर रहा है,
रीस्टोरिंग इधर लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कोयल वहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो दोनों आपस में इक्वल कर दो, तो यहाँ से आई का फॉर्मूला आ गया, आई आ गया, आई आ गया। फिर ये कुछ फॉर्मूले हैं, सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट। क्लियर। तो ये तो अपने पास में आ गया सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सेकेंड इसके अंदर जो आता है उसमें देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, बाकी और मैकेनिज्म सारी वो की वही है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेकंड जो अपने पास में आएगा नंबर सेकंड को अपन नाम देते हैं पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर, पिवोटेड या पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ढंग से लिख लेते हैं इसको। नंबर सेकंड जो आएगा वो आएगा पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है वो चीज़ समझना। ये इधर वाली चीज़ तो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज किधर है, केवल रीस्टोरिंग टॉर्क जो लग रहा है उस रीस्टोरिंग टॉर्क को लगाने की जो मैकेनिज्म है केवल वही चेंज हुई है, बाकी एज इट इज़ वैसे की वैसे है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसी के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ज़्यादा अपन को उसमें टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन इसके अंदर मैकेनिज्म है जो अपन ने देख लिया पूरी, ठीक है। अब कैसे होता है उसके अंदर समझना। यहाँ पे एक वायर लगा हुआ रहता है, उसको मैंने यहाँ से पाइवोट कर दिया, इस तरह से फिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी जो वायर लगा हुआ रहता है उसको ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पाइवोटेड कर दिया, फिक्स कर दिया ऐसे। इसलिए अपन इसको बोलते हैं पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर इस तरह से स्प्रिंग्स लगी, स्प्रिंग जो है वो इस वायर के ऊपर लपेटी हुई रहती है, ठीक है। जैसे ये वायर है तो इस वायर के ऊपर ऐसे स्प्रिंग लपेटी हुई है इस तरह से ऐसे, ठीक है। और यहाँ से फिर ये वायर निकल गया, पूरे इस तरह से लपेटी हुई है, और ये वायर यहाँ से निकल गया, और वायर यहाँ से निकल गया, यहाँ जो टर्मिनल लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। उस टर्मिनल को अपन नाम क्या देंगे, उस टर्मिनल को अपन नाम देंगे टर्मिनल T1 दे देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको अपन नाम देंगे टर्मिनल T1। ऐसे ही जैसे ये क्लॉकवाइज लपेटी हुई है तो ये एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ एक और स्प्रिंग लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर भी एक टर्मिनल लगा हुआ है, उस टर्मिनल को अपन नाम देंगे क्या, वही टर्मिनल T2, ठीक है बस। और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ रहता है इस तरह से, यहाँ जो है वो एक पॉइंटर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है जिसमें 0 यहाँ है, इधर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है 1 2 3, और ऐसे इधर भी कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है 1 2 3, इस तरह से। समझ में आ रही चीज़। तो इसको अपन नाम देते हैं, ये क्या चीज़ है अपने पास में, ये अपने पास में क्या है, पॉइंटर, और ये क्या है अपने पास में, स्केल, ठीक है बस। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। वही ये क्या चीज़ है, ये तो अपनी वही है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो इन सब का तो काम वही रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, केवल रीस्टोरिंग टॉर्क, वहाँ पे वो जो टॉर्जन हेड फोस्फो ब्रोंज वायर और स्प्रिंग लगा रही थी, यहाँ पर ये केवल 2 स्प्रिंग्स जो होती है वो ही रीस्टोरिंग टॉर्क लगाने का काम करती है। और यहाँ पे इसको पाइवोट किया जाता है, वहाँ पे क्या किया जा रहा था, वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, टॉर्जन हेड लगा रहे थे, नीचे स्प्रिंग लगा रहे थे, ठीक है। अब ये जो कोयल होती है इसको बोलते हैं पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। इसमें होता क्या है, उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, ये मोर कन्वीनियंट है, ईजी टू ऑपरेट है, क्योंकि वहाँ पे तो अपन अल्फा जो डिफ्लेक्शन एंगल निकाल रहे थे थीटा, वो निकाल रहे थे लैंप स्केल, लेकिन यहाँ पर जो थीटा निकलेगा वो इस स्केल से निकल जाता है कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो सीधा सीधा अपन इस स्केल की हेल्प से निकाल लेंगे। पॉइंटर अपन को बता देगा हाँ भी इतना डिफ्लेक्शन आ गया तो ये इतना मूव कर जाएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एंगल इसमें किससे निकाला जाता है, इस पॉइंटर और इस स्केल की हेल्प से इसमें डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू निकाल ली जाती है। एक तो डिफरेंस ही है। दूसरा, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इजी टू ऑपरेट है, क्योंकि अपन को कोई लैंप स्केल अरेंजमेंट लगाना नहीं है थीटा निकालने के लिए, तो इजी टू ऑपरेट है, ठीक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये लेस सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो वो हाई सेंसिटिव होती है, लेस सेंसिटिव होती है। तो अब यहाँ से समझो, इसमें जो स्प्रिंग्स लगी हुई है वही क्या होगा, टर्मिनल T1 से करंट इंटर होगी, T2 से बाहर निकल जाएगी। जैसे ही करंट इसमें फ्लो नहीं लग जाएगी, वैसे इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क आना शुरू हो जाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आना इसके अंदर सॉरी, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आना इसके अंदर शुरू हो जाएगा। अब समझो, ये स्प्रिंग इसमें ऐसे लपेटी हुई है, यदि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा तो ये स्प्रिंग इसके ऊपर इस तरह से लपेटना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही चीज़। तो ये स्प्रिंग इस तरह से इसके ऊपर लपेटना शुरू हो जाएगी। तो स्प्रिंग जब लपेटना शुरू होगी तो वो स्प्रिंग इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी।
तो करंट के कारण तो कौन सा टॉर्क आ रहा है, जिसको अपन बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और वही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण थीटा हमेशा 90 होगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा क्या रहेगा, NIAB ही रहेगा। लेकिन इस स्प्रिंग के लपेटने से क्या होगा, वो वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे थी, ठीक है, अब जैसे जैसे घूम रही है ये स्प्रिंग इसके ऊपर इस तरह से लपेटती जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इसके ऊपर लपेटती जा रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर स्प्रिंग वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है। तो उसके कारण इसमें क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, और डायरेक्टली किसके होगा, थीटा के। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वही कांस्टेंट C, कांस्टेंट वही C क्या होगा, टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। फिर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, 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 कंप्लीट। समझ में आ रही है। मैकेनिज्म सारी वो की वो है, कोई चेंज नहीं है, प्रिंसिपल भी वही है, कोई चेंज नहीं है, केवल और केवल इसकी कंस्ट्रक्शन में चेंज है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ये मोर कन्वीनियंट लेस सेंसिटिव होती है, वो लेस कन्वीनियंट और हाई सेंसिटिव होती है, ठीक है। बस केवल इतना डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, बाकी मैकेनिज्म वर्किंग फॉर्मूले सारे वो की वही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास में दो तरह की कोइल्स अपने पास में हो गई, एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के दो पार्ट हो गए, एक तो सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर और एक पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो मुझे बताना है इसके अंदर, अच्छा टॉपिक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। वो चीज़ अब अपन को यहाँ से देखनी है, तो उसको और देख लेते हैं, उसमें किस तरह से फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एमीटर का काम तो पता है, एमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो पता लगाने का काम कौन करता है, अपना एमीटर करता है। तो सर्किट में करंट की वैल्यू को पता करने का काम करता है अपना एमीटर। क्लियर? तो एमीटर जो होता है वो सर्किट में किस तरह से लगता है समझना। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, और इस तरह से ये इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, मान लो I हो रही है। तो अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही हो कैसे पता चले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एमीटर लगा दूंगा, और एमीटर में वही निडल होती है, वही एमीटर के यदि स्ट्रक्चर देखें तो एमीटर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, यहाँ 0 होता है, फिर यहाँ कुछ वैल्यूज़ होती है, यहाँ पॉइंटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ वही दो टर्मिनल्स लगे हुए रहते हैं इस तरह से, ये इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर रहती है। अब जैसे इसमें करंट इंटर होती है तो इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को रीडिंग बता देगा कि इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो एक वायर इनपुट के लिए है, एक वायर आउटपुट के लिए है, ये इनपुट वाला वायर है, ये आउटपुट वाला वायर है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जिससे अपन को इसमें डिफ्लेक्शन पता चल जाता है। तो एमीटर का काम होता है किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू को पता करना, और एमीटर हमेशा कैसे लगता है सर्किट के अंदर, सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। तो सीरीज में क्या लग रहा है अपना एमीटर, सीरीज में लग रहा है भी, इसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है उतनी ही इसमें हो रही है, तो ये सीरीज में लगाया जाता है। अब ये एमीटर बनता कैसे है गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट किया जाता है एमीटर में। कैसे? यदि मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ये मान लो गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, इस तरह से, जिसको नाम दिया जाता है शंट रेजिस्टेंस S। यदि ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाता है तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर अपन को दिख रही है, ठीक है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर अपन को दिख रही है, इस पूरी स्ट्रक्चर को ही क्या नाम दिया जाता है, एमीटर नाम दिया जाता है। समझ में आ रही चीज़? यदि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है इसी को अपन नाम क्या देंगे, एमीटर नाम दिया जाता है। अब स्मॉल क्यों लगाया जाता है वो चीज़ समझ में आ जाएगी अभी। अब ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा है, सॉरी ये पूरा एमीटर जो है मान लो यहाँ लगा हुआ है, लग रहा है। सर्किट में मान लो I करंट आई, तो यानी कि यहाँ से कितनी करंट आ रही है, ये I करंट आ रही है। I करंट को दो रास्ते मिले, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो G है और शंट का रेजिस्टेंस मान लो S है। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो तो अपन ने मान ली IG हो गई, तो शंट में कितनी जाएगी, शंट में जाएगी I माइनस IG चली जाएगी। IG करंट जो होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जो IG है वो IG को नाम दिया जाता है मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना है।
अब वो मैक्सिमम कितनी करंट से आ सकता है, वही क्या है, आई जी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो अपनी हो गई आई जी, और बाकी की बची हुई करंट किस में से जानी है, आई माइनस आई जी में से। तो इसमें से मान लो इसके गैल्वेनोमीटर जो है वो 2 एम्पेयर से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देता है, 2 एम्पेयर करंट से, यानी कि यहाँ से तो कितनी जानी है, 2 एम्पेयर की जानी है, उससे ज़्यादा का फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाकी की करंट इधर से निकलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी कि अपन ये चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट किधर से जाए, इधर से ही जानी चाहिए। तो इधर से जाने के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसलिए अपन ने क्या ले रखा है, एक लो रेजिस्टेंस ले रखा है। एक तो रीज़न ये, दूसरा रीज़न क्या है कि जब एमीटर सीरीज में ही लगा हुआ है, ठीक है, अब इसको समझना एक चीज़ को, पहले तो मान लो ये रेजिस्टेंस ही लगा हुआ था ऐसा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था और इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे पोटेंशियल हो रहा था V, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R ही था तो करंट I फ्लो हो रही थी, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या हो गया, V/R। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है, एमीटर ओ लगा दिया, ठीक है, इस करंट को मेज़र करने के लिए, I करंट को मेज़र करने के लिए लगा दिया। तो जब I करंट को मेज़र करने के लिए R रेजिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक एमीटर ओ लगा दिया, तो इस एमीटर का भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया RA है और दोनों सीरीज में आ गए। तो अब एक्चुअल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I डैश इक्वल्स टू अपन बोलेंगे V/R प्लस RA। करंट कम हुई कि नहीं हुई, सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो गई। अब सर्किट में इसने करंट को कम कर दिया, तो अब कम करंट ही अपने पास में मेज़र होगी भी, एमीटर मेज़र तो वही करेगा जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I डैश हो रही है, हो कितनी रही थी पहले, I, और अपन को मेज़र कितनी करनी थी, I ही आनी चाहिए थी अपना आंसर में, क्योंकि अपन एमीटर तो लगा के देख रहे हैं कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो एमीटर लगा के अपन देख रहे हैं करंट कितनी फ्लो हो रही है, एमीटर लगाने से करंट की वैल्यू कम हो गई, तो अब ये मेज़र भी कम ही करेगा, लेकिन एक्चुअल में जितनी फ्लो हो रही थी उतनी तो मेज़र नहीं किया इसका मतलब इसने। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया करंट को कम मेज़र करेगा। ठीक है, कम करंट इसके अंदर से फ्लो होगी, तो अपन ये चाहेंगे कि RA की वैल्यू बहुत कम हो, मिनिमम से मिनिमम हो। तो मिनिमम से मिनिमम करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन ने देखा था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो मिनिमम से भी कम हो जाता है। यानी कि मैं यहाँ पर यदि बहुत कम लगा दूंगा तो इक्विवेलेंट जो बनेगा इन दोनों का मिला के वो इससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाने से एमीटर बना, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि मिनिमम से मिनिमम हो तो इसका इक्विवेलेंट बहुत कम आएगा, और इक्विवेलेंट यदि बहुत कम आ गया तो करंट पे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, ताकि वो इस एमीटर के रेजिस्टेंस को कम कर दे, और एमीटर का रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट पे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको अपन नाम देते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अब यदि इसको अपन आगे देखें तो अब आगे इसकी मैकेनिज्म क्या हुई, IG तो हो गई मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, I जो हो गई वो टोटल करंट हो गई कि इसमें से कितनी करंट जो है वो फ्लो कर रही थी। ठीक है, G जो हो गया वो अपने पास में क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, G अपना गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हो गया, और S जो हुआ वो क्या हो गया, वो अपने पास में शंट रेजिस्टेंस हो गया, जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। ये अपने पास में आ गया शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब समझो यहाँ पे यहाँ जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तो पोटेंशियल यहाँ होगा, वो पोटेंशियल भी तो दो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, यानी मैं बोल दूंगा शंट पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू किस पे पोटेंशियल डिफरेंस है, गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब शंट पे देखो कितना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट तो कितनी है I माइनस IG इंटू S। ठीक है, तो करंट तो है I माइनस IG और रेजिस्टेंस कितना है S, इस पे करंट है IG और रेजिस्टेंस कितना है G, तो ये हो जाएगा IG इंटू G आ जाएगा। अब यहाँ से अपन को जिसकी वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन से जिसकी वैल्यू भी अपन को निकालनी होगी, अपन उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे मान लो मुझे S की वैल्यू निकालनी है, तो S इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा IG अपॉन I माइनस IG, ठीक है, इंटू G, ये अपने पास में S की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मान लो और किसी की वैल्यू निकालनी है तो अपन और किसी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, मेन इक्वेशन अपनी ये बननी है। ठीक है, तो ये अपने पास में इसकी मैकेनिज्म हो गई। अब इसमें पूछा जाता है कि एमीटर, ये जो एमीटर बना है उस एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो एमीटर ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल, तो 1/RA, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, 1/RA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/G प्लस 1/S हो जाएगा। तो यहाँ से RA जो आएगा वो कितना आ जाएगा GS/G प्लस S हो जाएगा।
अब अपन बोल रहे हैं शंट का रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है। शंट का रेजिस्टेंस जो होता है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये प्लस वाली टर्म को मैं ऑलमोस्ट जीरो मान लूँ, इसको मैं जीरो मान लूँगा तो GS अपॉन G बचेगा, G से G कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में RA अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आना है, शंट रेजिस्टेंस के ही इक्वल आना है। यानी कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल किसके आएगा, शंट रेजिस्टेंस के ही इक्वल आएगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि जितना कम रेजिस्टेंस लगाओगे शंट में उतना ही कम एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा और उतना ही कम वो सर्किट को एक तरह से डिफ्लेक्ट कर पाएगा या करंट की वैल्यू को कम कर पाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में एमीटर आ गया। अब देखो शंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा क्या करंट की रेंज हो जाएगी जो ये मेजर कर सकता है, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से जाने वाली करंट मैक्सिमम करनी है अपन को भी, यहाँ से तो जितनी जा सकती है उतनी जाएगी बस, उससे ज़्यादा तो इसका मतलब ही नहीं यहाँ से जाने का। मैक्सिमम ये 2 एम्पियर पे डिफ्लेक्शन दे देता है तो 2 एम्पियर इसमें से मैक्सिमम फ्लो हो सकती है, इससे ज़्यादा तो इसमें से फ्लो ही नहीं हो सकती। तो बाकी करंट को अपन को इधर से फ्लो करवाना है, तो इधर से फ्लो करवाने के लिए यहाँ से करंट बढ़ाने के लिए मुझे इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। यानी कि शंट की वैल्यू जितनी कम करूँगा उतनी ही ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा ये रेंज हो जाएगी। इसका मतलब I जो है वो मैक्सिमम करंट है जो ये एमीटर मेजर कर सकता है, और वो कब ज़्यादा होगी जब शंट की वैल्यू बहुत कम रहेगी। यानी कि शंट की वैल्यू को कम करके अपन एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, शंट की वैल्यू को कम करके अपन एमीटर की रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर इनटू एमीटर किस तरह से होगा, कि वोल्ट मीटर को अपन गैल्वेनोमीटर को अपन एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, तो अब वो कैसे करता है वो चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, मान लो I हो रही थी, इसका रेजिस्टेंस R था, तो पोटेंशियल कितना है यहाँ पे R है, इतना ही है। इस V को मुझे मेजर करना है, तो इस V को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो वोल्ट मीटर क्या बता देगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर बनता कैसे है वो चीज़ समझना। यदि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को ही नाम क्या देते हैं अपन, वोल्ट मीटर नाम देते हैं। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यदि हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो क्या बन गया, ये वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, अब हाई क्यों लगाते हैं वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। अब समझो यहाँ से I करंट यदि यहाँ से फ्लो हुई, पहले पूरी I इधर से ही जा रही थी। ठीक है, अब मान लो जब ये नहीं था, ये मानो जब ये नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, IR। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ कि इसको R डैश मान लो एक बार, ठीक है, क्योंकि R अपन वो ले रहे हैं, ये R डैश मैंने मान लिया इसको। अब मैंने क्या किया है कि इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे I करंट तो है ही, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगा दिया। तो जो I करंट फ्लो हो रही थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। इधर तो कितनी जाएगी, IG करंट, गैल्वेनोमीटर भी है क्या ये गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जाएगी, IG। तो बची हुई करंट किधर से जाएगी, इधर से जाएगी, I माइनस IG। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा R डैश पे वो कितना होगा, I माइनस IG इंटू R डैश। वो पोटेंशियल डिफरेंस कम मेजर हुआ कि ज़्यादा हुआ, हो तो इतना रहा था R डैश I, हो कितना गया I माइनस IG इंटू R डैश। यानी करंट की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, यानी कि V डैश कम हो गया। यानी कि एक्चुअल में तो इतना था लेकिन मेजर कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है, इसलिए अपन ये बोलते हैं कि कुछ एरर आती है इसके अंदर, एक्चुअल रिजल्ट अपने पास में नहीं आते। ना तो एमीटर एक्चुअल रिजल्ट देता है क्योंकि वो भी कुछ करंट ले लेता है, ना वोल्ट मीटर एक्चुअल रीडिंग देता है क्योंकि वो भी कुछ करंट ले लेता है। ठीक है, तो इस वोल्ट मीटर को बनाने के लिए अपन ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अपन ये चाहते हैं कि IG की वैल्यू कम से कम हो, तो ताकि IG की वैल्यू कम से कम होगी तो उस कंडीशन में V डैश की वैल्यू ऑलमोस्ट V के इक्वल आएगी। ठीक है, तो IG की वैल्यू कम करने के लिए अपन ने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो। इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो यहाँ से करंट क्या जाएगी, कम जाएगी। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। हाई रेजिस्टेंस लगाने से इसका पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो गया, यदि मैं वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो कितना हो गया, G प्लस R हो गया। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस G प्लस R हो गया, और जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा
उतना ही क्या हो जाएगी, करंट यहाँ से कम जाएगी और मैक्सिमम करंट इधर से जाएगी और अपना रिजल्ट जो आएगा वो एक्यूरेट रिजल्ट के आसपास ही रहेगा। इसलिए अपन बोलते हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यदि हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। अब यहाँ से देखो, अब इसमें भी अपन को वही फॉर्मूला लगाने हैं। यहाँ से कितनी करंट आ रही है, आई जी, बी इसमें कितनी करंट गई, आई जी, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, तो करंट कितनी गई, आई जी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हुआ है V, वो V किसके इक्वल आएगा, V अपन बोल सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, आई जी और जी प्लस आर। अरे यहाँ पे यदि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना मेजर हुआ है, मान लो V मेजर हुआ है, तो V किसके इक्वल होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, जी प्लस आर, तो आई जी इक्वल टू V इक्वल टू आई जी, जी प्लस आर। अब ये मेन फॉर्मूला है। अब वही इसमें 4 वेरिएबल है, 4 में से 3 मिलेंगे, एक अपन से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं आई जी जो होगा, या मैं बोल दूँ यहाँ से कि जी प्लस आर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन आई जी हो जाएगा। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी। अब वो जो भी वैल्यू अपन से पूछी जाए फॉर्मूले को इधर उधर करना और कुछ नहीं करना। आई जी कौन सी करंट है, वही मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, जिससे गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाता है। G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और R जो हाई रेजिस्टेंस अपन ने इसके सीरीज में लगाया है उसकी वैल्यू है। तो अपने पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा V इक्वल टू आई जी, जी प्लस आर। V ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इतना ही तो करेगा। V ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, यही होगा। और इसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, G प्लस आर, और इसमें करंट कितनी जा रही है, आई जी। तो V इक्वल टू हो जाएगा आई जी, जी प्लस आर हो जाएगा। अब देखो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो कितना है, वही दोनों सीरीज में है तो G प्लस आर। ये अपने पास में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन अपन बोलते हैं G की वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लगाया अपन ने। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके आएगा, R के इक्वल आना है। ठीक है, तो ये अपने पास में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ चीज़ें समझो कि एमीटर को तो अपन ने कैसे लगाया था, एमीटर को तो ऐसे ही लगाया था अपन इस तरह से। ठीक है, तो एमीटर तो सर्किट में कैसे बना जुड़ा था, सीरीज में। तो डिफरेंस समझना वोल्ट मीटर एमीटर में, एमीटर सर्किट में सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में लगता है, एक डिफरेंस। दूसरा, एमीटर को बनाने के लिए क्या किया था अपन ने, गैल्वेनोमीटर के गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया था, शंट रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने पे तो क्या बन जाता है, एमीटर। और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाने पे क्या बनता है, वोल्ट मीटर। तो ये तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने पे बनता है, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने पे बनता है। ये सीरीज में ज्वाइंट होता है और ये पैरेलल में ज्वाइंट होता है, दोनों अपोजिट है। इसमें रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है लेकिन सर्किट में पैरेलल में लगता है, इसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है लेकिन सर्किट में सीरीज में लगता है। इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, इसमें रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, और समझो अपन ये चाहते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम कितना हो जाए, 0, ताकि इसमें करंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आए, करंट उतनी ही फ्लो होती रहे। यानी कि आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। और ऐसे ही यदि अपन वोल्ट मीटर की बात करें तो यहाँ से अपन चाहते हैं कि करंट कम से कम जाए, करंट कम से कम जाने के लिए इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो तो 0 होता है, और आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अपने पास में मैक्सिमम यानी कि इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर। कई बार ये डिफरेंसेस बोर्ड लेवल पे पूछ ले जाते हैं, बाकी तो इसमें डेरिवेशन कुछ है नहीं, ऐसी न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो अपने फॉर्मूले लिखे हैं, इस फॉर्मूला के ऊपर इसके अंदर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ अपना जो 4th चैप्टर की थ्योरी पोर्शन प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स अपने देख लिए थे हर टॉपिक के, तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल अपने टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके एनसीईआरटी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स, काफ़ी न्यूमेरिकल्स अपन एनसीईआरटी के डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स और इसमें निट लेवल के न्यूमेरिकल्स और आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स अपन और देख लेंगे। बाकी अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, मेरी तरफ से थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब नोट्स इसके बना लेना, ढंग से इसको देख लेना, ढंग से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और ऑफलाइन क्लासेस अपनी शुरू हो चुकी है, तो जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो मुझे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ऑफलाइन क्लासेस पूरे फुल स्विंग में चल रही है 0 चैप्टर से। ठीक है, स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट करिए, तो जिसको भी पढ़ना है वो मुझसे पढ़ लेना। बाकी पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।